हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ठीक है, हम लोग हिंदी साहित्य टॉपिक वाइज कर रहे हैं और आज का टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं, और उसका पार्ट 2 जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो है सभी तरह के टीजीटी पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र बंधु विनोद से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो है मिस्र बंधु विनोद का 4th पार्ट यानी कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1934, 1913, 1910 या फिर 1900। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन के अपने खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1934, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो जो मिस्र बंधु विनोद है, ठीक है, जिसे मिस्र बंधुओं ने जो है उसकी रचना की थी, उसका 4th पार्ट जो है ऑप्शन नंबर ए 1934 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका 4th पार्ट भी हो चुका है, ठीक है, तो उससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 3, 4, 1, 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो 4 भाग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर तभी आएगा आपको जब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था और बाकी के जो तीनों भाग हैं वो पहले एक ही साथ प्रकाशित हुए थे, ठीक है, अलग अलग सन में नहीं बल्कि तीनों एक ही साथ प्रकाशित हुए थे। और एक जो 4th पार्ट है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की गई है मिस्र बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये जो है विक्रम संवत में है, ठीक है, संवत विक्रमी में है, ईस्वी में नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में इसी तरह से फंसा दिया जाता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन विक्रमी संवत में पूछ लिया जाता है और कुछ क्वेश्चन जो है ईस्वी सन में पूछ लिया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। दोनों में क्या है, विक्रमी संवत और ईस्वी सन में 47 ईयर का डिफरेंस होता है। जो विक्रमी संवत जो है संवत वो 57 साल आगे रहता है ईस्वी से, ठीक है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा संवत 1890 से लेकर के संवत 1925, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। प्रथम उत्थान तो 4 उत्थानों में जो है डिवाइड किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रथम उत्थान का समय उन्होंने कब से कब तक निर्धारित किया है। 4 ऑप्शन है 1850 से 85, 1857 से 1900, 1868 से 93 या फिर 1800 से 1850। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1868 से 1893, ठीक है। तो 1868 से 1893 ये ईस्वी में दिया हुआ है, और जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने सभी चीज़ों को जो है संवत में माना हुआ है, तो उन्होंने अपने बुक में संवत में लिखा हुआ है और संवत को यहाँ पर चेंज करके ईस्वी में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग दिमाग लगाइएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ईस्वी और संवत के बीच 57 वर्ष का अंतर होता है, उस हिसाब से हिसाब आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है।
सेम क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सेम है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि, प्रथम उत्थान वही चीज़ है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसमें क्या है, संवत में पूछा गया है, ठीक है। प्रथम उत्थान का समय ऑप्शन है 1900 से 1950 विक्रमी, 1925 से 1950 विक्रमी, 1925 से 75 विक्रमी, या फिर 1900 से 1925 विक्रमी। ये सभी संवत में दिए हुए हैं, वो वाला जो था ईस्वी में दिया हुआ था। तो जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संवत 1925 से 1950। ये है प्रथम उत्थान का समय उनके अनुसार। तो 1925 से 1950 विक्रमी यही समय है। और उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो राइट आंसर हुआ था 4th नंबर क्वेश्चन में, वो था आपका 1968। अब ये 1968 कैसे हुआ होगा, ठीक है। 1968 कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा 1868। तो ये 1868 कैसे हुआ, ये जो 1925 है आपका, अब 1925 में अगर आप 57 ईयर माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1868, ठीक है, 1868। तो यही चीज़ है, चीज़ एक ही है, ये संवत में दिया हुआ है, वो ईस्वी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1893 से 1818, ठीक है। तो द्वितीय उत्थान का समय क्या होगा, 1893 से 1818। अगर इसको जो है संवत में देखा जाए तो ये संवत में हो जाता है 1950 से लेकर के 1975, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है नागरिक प्रचारणी सभा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1867, 1850, 1885 या फिर 1893। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1893। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1893 में ही जो है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी शब्द सागर, इसका प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या फिर राष्ट्रभाषा परिषद। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा। तो अभी हम लोगों ने देखा नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो है नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागरिक प्रचारणी सभा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं थे पूछा गया है, कौन नहीं थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जब हुई तो उसके संस्थापकों के दल में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रामचंद्र वर्मा, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, रामचंद्र वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये इन तीनों ने ही जो है नागरिक प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई तो ये तीनों उसमें शामिल थे, उसके संस्थापक दल में ये तीनों शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1800 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये 1800 ईस्वी है और ये विक्रम संवत 1800 है। तो राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक पूछा जा रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन सामने हैं आपके। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। ऑप्शन डी
रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो उनके संस्थापक थे कलकत्ता में, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन गिलक्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? लल्लू जी लाल, इनको लल्लू लाल भी कहा जाता है। ऑप्शन में अक्सर आपको लल्लू लाल देखने को मिल सकता है। तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या फिर बैताल पच्चीसी। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को देख लीजिए, अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर है। याद रखिएगा, प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये छोटे बड़े एग्जामों में सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां या फिर सदासुख लाल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंशा अल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंशा अल्लाह खां का नाम याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंशा अल्लाह खां ने जो है रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? कौन इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे, उनसे संबंधित थे? लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल जी जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। वो उनको वहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए जो है बुलाया गया था, मतलब कि अध्यापन कार्य वहाँ पर लल्लू लाल जी करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, पहले वाला लल्लू लाल जी वाला और ये भी, कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? निम्न में से कौन? तो अभी हम लोगों ने देखा, मैंने बताया कि अध्यापन कार्य करते थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। कौन? लल्लू लाल जी। लेकिन यहाँ पर लल्लू लाल जी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ अलग ही 4 ऑप्शन हैं, जिनमें है इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और सदासुख लाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र जी जो थे वे भी हिंदी के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो ध्यान रखिएगा कि सदल मिश्र और लल्लू लाल जी ये दोनों जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में एक साथ अध्यापन कार्य के लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। उनके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा सदल मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सदल मिश्र जी ने ही जो है नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंशा अल्लाह खां ने ही रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। तो अब आपको बताना है कि रानी केतकी की कहानी ये जो रचना है उसका दूसरा नाम क्या है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या फिर सूर्यभान चरित? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उदयभान चरित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां या सदासुख लाल? सुख सागर की रचना आपको बताना है किसने की है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सदासुख लाल। सदासुख लाल जी ने ही जो है सुख सागर की रचना की हुई है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं
यहाँ पर लेने में पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक भूल से अगर हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ये मस्ट है, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी कमी रह जाती है तो उसको और अधिक सुधारने के लिए आपको भी प्रेरणा मिल सके। सुख सागर का विषय क्या है? अभी हम लोगों ने देखा सुख सागर की रचना किसने की थी? सदाशुक्ल लाल ने जी ने। और पूछा गया कि सुख सागर का विषय क्या है? जो सुख सागर उनकी रचना है उसका विषय क्या है? किस विषय पर सुख सागर की रचना की गई है? ऑप्शन है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग के रूप में, गीता के प्रेरक प्रसंग के रूप में, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर की रचना जो है, सुख सागर रचना, उसका विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में इसकी रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? किसे माना जाता है खड़ी बोली की पहली रचना? एग्जामों में पूछा जा चुका है और आंसर क्या लिया जाता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। खड़ी बोली की पहली रचना क्या है, कौन सी है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दूहा और आशीय। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं और आपको बताने की कौन सा सही आंसर होगा। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खड़ी बोली की जो पहली रचना है किसे माना जाता है? नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की थी? सदल मिश्र जी ने। अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, नासिकेतोपाख्यान की रचनाकार कौन है? उनके रचनाकार हैं सदल मिश्र जी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये कोई 20 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे EMRS है, KVS, NVS, DSSS, सभी की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।